बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन पहले आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इलेक्शन से पहले बनने वाली सियासी कशीदगी पर बात करेंगे और देखेंगे कि क्या सियासी इत्तेहादी एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आने से घबराहट का शिकार हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन हो सकेगी, मौशी रिफॉर्म्स का अमल कैसे शुरू हो सकेगा, क्या डॉलर और दीगर अजनास की स्मगलिंग रुकने से मईशत बेहतर हो सकेगी। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें अमेरिका ईरान मुआहिदा, कैदियों का तबादला और $6 बिलियन की कहानी पर एक नज़र डालेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। इलेक्शन के करीब आते ही साबका हुकूमती इत्तेहादियों के माबैन इलेक्शन की तारीख को लेकर कशीदगी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी हर आए रोज सियासी इज्तिमात से खिताब के दौरान कभी इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करने पर और कभी नैब तरमीमी बिल को लेकर साबका इत्तेहादियों को खूब तनकीद का निशाना बना रहे हैं। रवां हफ्ते पहले सखर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में इस वक्त सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर नहीं है और ये मेरा एतराज़ है। मुल्क को चलाने का पुराना तरीका छोड़ा जाए, अपनी रियासत और शुहदा के साथ इंसाफ करें। सखर के बाद मुल्तान में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि इलेक्शन में ताखीर तो हो सकती है लेकिन इलेक्शन से भाग नहीं सकते। इलेक्शन चाहे 90 रोज में हो, 120 दिन में हो, हम इलेक्शन से नहीं भागते। हम वो लोग हैं जो मुकाबला करना जानते हैं। बिलावल भुट्टो के सियासी तंज का जवाब देते हुए जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे, 90 दिन में इंतखाबात के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की जानिब से इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से उन्होंने कहा कि इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का आईनी फर्ज है और तकाजा भी है। अब नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्या इलेक्शन के इनेकाद से पहले सियासी कशीदगी में मजीद इजाफा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को कहना पड़ा कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर नहीं। हमारे साथ इस तमाम मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया साहिबा, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ऑब्वियसली इलेक्शंस को लेके हर इत्तेहादी जमातों के जो पीडीएम का हिस्सा रही हैं उनके मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब का भी रीसेंट बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर नहीं है। तो पीपल्स पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है? बहुत शुक्रिया सादिया। यकीनन हम इलेक्शंस की डेट के लिए मुंतज़िर हैं और हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शंस की डेट अनाउंस की जाए और यही हमारा तकाजा रहा है कि आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन कराए जाएं। अगर 90 में नहीं होते तो जिस तरीके से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा 100 दिन में, 120 दिन में, लेकिन इलेक्शंस का अनाउंसमेंट आना चाहिए और हम इसके मुंतज़िर हैं। जहां तक आपने सवाल पूछा कि उनकी एक स्टेटमेंट आई है और इस पर बात हो रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी जा रही है और ये चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा है। एक सवाल के जवाब में उनसे एक सवाल किया गया गालिबन सखर में सहाफ़ी की जानिब से और उसके जवाब में उन्होंने ये बात की। तो देखिए, ये बात तो हम कह ही रहे हैं और इस बात को मैं अगर आपको मजीद एक्सप्लेन करूं तो आप देखें कि सिंध के अंदर जो डेवलपमेंट स्कीम्स थी, खास तौर पे सैलाब के बाद जो लोगों की तबाहकारी हुई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहकारी हुई, जो घर मिसमार हुए, जो रोड, रास्ते, स्कूल, अस्पताल अफेक्ट हुए, इन सब को दोबारा बनाने की ज़रूरत, इन सब को डेवलप करने की ज़रूरत के पेश नज़र जो पिछली हुकूमत थी उसने स्कीम्स को अप्रूव किया, लेकिन इस केयर टेकर हुकूमत ने आकर इन स्कीम्स को, इसकी डेवलपमेंट को, उसके काम को रोक दिया। सादिया, मैं खुद अपने हल्के में 2 रोज कबल मौजूद थी। वहाँ पर मैं एक स्कूल की इमारत देखने गई, बच्चियों का स्कूल है, काम रोक दिया, पैसे रोक दिए, काम हो रहा था, मैं देखने गई कितना काम हुआ है। मुझे बताया गया कि जी वहां से रोक दिया गया है कि ये स्कूल अभी नहीं बनेगा। अरे भाई, एक अप्रूव्ड स्कीम है, अप्रूव्ड काम, कोई गैर कानूनी तरीके से वो काम नहीं हो रहा था। लोगों की तरक्की जो है वो अब केयर टेकर गवर्नमेंट के हाथ में है। क्या लोगों का फ्यूचर ये केयर टेकर गवर्नमेंट के हाथ में? ये तो इलेक्टेड करते हैं काम,
उनका डिसीजन, उनकी स्कीम्स दी हुई, अप्रूव की हुई, ओनली पीपल डिमांडेड दिस, लेकिन उसको रोक दिया। फिर आपने देखा कि ताज हैदर साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, डेवलपमेंट स्कीम्स पर जो फंड्स फ्रीज किए हैं उसको अनफ्रीज करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कहा कि इंटरवीन करें। तो भुट्टो जरदारी साहब लोगों के हवाले से परेशान है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही ना, तरक्की और लोगों को दीवार से लगा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जी इलेक्शन में आइएगा। Is this happening only in सिंध? मतलब बाकी जगहों पे नहीं है, बाकी सूबों के अंदर ऐसा नहीं हो रहा? नहीं, बाकी सूबों में क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की अक्सरियत आपने देखी है, हमने गवर्नमेंट भी बनाई है, बाकी जगहों पर यकीनन एक पूरी मुल्क की जमात है, लेकिन जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिवली जो गंद जा रहा है ना, वो सिंध के साथ बहुत अलग बट आपको क्या वजह नजर आती है, क्या मुहर्रिकात हैं एकदम जो पीपल्स पार्टी के साथ, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सख्ती आना शुरू हो गई है और इस किस्म की चीज़ें हैं? और बड़े अच्छे तरीके से मुझे याद है आपके हवाले से कितनी अफवाहें आ गई, 97 अरब, एंड आई वाज शॉक कि भाई 97 अरब किसी ने देखा भी है जो ये अफवाह फैला रहे हैं और वो घर में आ गया। सो ये क्या वजह है कि इस किस्म की स्टोरीज आ रही हैं हर दूसरे रोज़? केपी के हवाले से भी हमारी कंसर्न्स है। केपी में भी हमारे जो केपी की तंजीम है वो बताती रही हमें मुतवातर कि वहाँ किस तरीके से बीच में तो आपको याद होगा कि वहाँ पर तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बंद कर दिया गया था कि जी यहाँ कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी, कोई जो है वो अपनी जमात का मैनिफेस्टो वहाँ पे जिक्र नहीं होगा। तो बात कहने का मकसद ये कि यू हैव टू गिव एवरीवन लेवल प्लेइंग फील्ड। आई एम कमिंग टू दिस अगेन कि चेयरमैन साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड हर जमात के लिए, सिर्फ अपने लिए बात नहीं कर रहे, लेकिन अपने लिए तो इसलिए कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट का काम रोक दिया गया है। अब डेवलपमेंट के ऊपर डिसीजन, दिस केयर टेकर हैज नो मैंडेट अदर देन रनिंग द डे टू डे बिजनेस अंटिल द जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड। अच्छा, अब आपने कहा कि ये टारगेट देखें, मुझे तो अभी आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या किसको क्या परेशानी है, क्योंकि मेरे खिलाफ भी और भी मेरे पार्टी के लोग हैं, हमारी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। हमारी पार्टी को टारगेट करने का सिलसिला तो बहुत पुराना है। आसिफ अली जरदारी साहब को 13 साल की जेल काटनी पड़ी, लेकिन आज तक उनके ऊपर एक भी जुर्म साबित नहीं हुआ है। कोई पूरे पाकिस्तान में जिसने 13 बरस की जेल काटी हो और वो भी बगैर कोई जुर्म साबित हुए? तो टारगेट तो हम होते रहे, मैं भी टारगेट हो जाऊंगी, हो गई हूँ। मैंने फेक न्यूज को एक्सपोज किया है। बिल्कुल ठीक है। यह है कि मैंने अपने खिलाफ एक फेक न्यूज जो बनी है उसको एक्सपोज किया है, लीगल नोटिस भेजा है, जो मेरा हक है, मेरा राइट है, मैंने ऑप्शन इख्तियार किया है। So yes, we continue to pay a price, but nevertheless हम अपना करेंगे। और मैं आपसे शाज़िया इसलिए भी बात करूं बिकॉज ये हर दौर में बड़ा आसान है ना ख़वातीन को टारगेट करना। यू आर माशाल्लाह सच ए स्ट्रॉन्ग ब्रिलियंट वुमन एंड कीप स्टैंडिंग टॉल। तो ये तो चीज़ें चलती रहेंगी ज़िंदगी में। सियासत अपनी जगह है, सियासी इख्तलाफ आपसे हो सकता है, बिल्कुल वो होना चाहिए, लेकिन ये इस किस्म के टारगेटेड अटैक्स जो हैं वो ख़वातीन पे वो बंद होने चाहिए। एंड इट्स गुड कि आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर रही हैं। अब कमिंग बैक टू लेवल प्लेइंग फील्ड, यही गिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है, उस पर क्या कहेंगी? नहीं, मैं खुद क्या कहूंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ये कहा है जी आप इलेक्शन कराएं और अवाम ये फैसला करे। उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि भाई अवाम जिसको भी वोट दे, अवाम जिसको भी लाए, हमें उसे कबूल करना चाहिए। माजी में ये होता रहा है कि बयानबाजी लोग करते हैं और उसके बाद फिर एक्सेप्ट नहीं करते रिजल्ट्स को, और उसमें पीटीआई भी शामिल है। तो पीटीआई को पहले किसी के पंक्चर नजर आ जाते हैं, अपने पंक्चर नजर नहीं आते। तो मैं कहूँगी कि देखिए हर एक को खुले जहन के साथ इलेक्शन की बात करनी चाहिए और इस कमिटमेंट के साथ करनी चाहिए कि रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे। हम भी रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे, हमने तो कह दिया है ना, हम रिजल्ट्स को। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और को चेयरमैन के बयानात को लेके वो जो एक डिफरेंस नज़र आया कि ज़ाहिर है बिलावल साहब ने, आपकी सीसी की मीटिंग ने भी सब ने कहा कि 90 रोज़ के अंदर ही इलेक्शंस होने हैं, बट जब जरदारी साहब का ये बयान आता है कि नहीं, हमें एतमाद है इलेक्शन कमीशन पर भी, उसके मेंबरान पर भी, और हल्का बंदियाँ बाई की ज़रूरत है और उसके बाद ही होगा। सो आपको नहीं लगता कि दोनों के बयानात में तजाद है और एक अजीब सी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई? नहीं, मुझे तजाद तो इतना ज्यादा नजर नहीं आता। अच्छा। इसलिए कि जो सीसी की तरफ से आई थी बात, वो
यकीनन हमारा एक डिसीजन मेकिंग फोरम है और उसमें बहुत सारी बातें ज़ेर गौर आई हैं, कानून के हवाले से भी, आइन के हवाले से भी। आइन में क्या बाकायदा लिखा है कि इलेक्शन डेट अनाउंस करने के हवाले से, मतलब बहुत सारी बातें जो है वो डिटेल में डिस्कस हुई, जिसके बाद सीईसी का यूनानिमस फैसला आया और उसी सीईसी में जो सरबराही है वो खुद जरदारी साहब ने भी की है और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मिलकर की है। तो वो एक यूनानिमस फैसला था विद कंसेंसस। अच्छा, अब जरदारी साहब ने लॉ की बात की है, लेकिन वो ही एक उन्होंने लॉ का पहलू हाईलाइट किया है डिलिमिटेशन के हवाले से। गो के हमने यही कहा है, जो सीसी में बात हुई है, कि जी हमने इस पूरी चीज का जायजा लिया है और चूंकि प्रोविंशियल शेयर डू नॉट अफेक्ट द नेशनल असेंबली सीट्स, इसीलिए हमें डिलिमिटेशन की जरूरत नजर नहीं आती। लेकिन हमने ये भी कहा है जरदारी साहब को क्यों ये कहने की जरूरत पेश आई कि नई मर्दमशुमारी जब नोटिफाई हो जाए तो उसके बाद हल्का बंदी आइन की जरूरत है? हमने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को अगर डिलिमिटेशन करानी है तो उसको डिलिमिटेशन प्रोसेस को जल्दी वाइंड अप करना होगा, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इलेक्शन के हवाले से वायलेट ना होता नजर आए। अगर वायलेशन आप कर रहे हैं तो वो वायलेशन आपके पास कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो। इस तरह की वायलेशन जो आपको जानते हुए कि 90 रोज में इलेक्शन कराने आप नहीं करा रहे, आप यही अंदिया दे कि हम नहीं कराएंगे, तो दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पीपल्स पार्टी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। जहां तक आप बात की है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, देखें हमारा जो डिसीजन मेकिंग फोरम है वो सीईसी है। खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपने तई फैसला नहीं ले सकते। वो भी सीईसी बुलाते हैं, सीईसी में मामलात को डिस्कस करते हैं, तमाम सीईसी के अरकान की आरा ली जाती है, उस आरा की रोशनी में यूनानिमस फैसला होता है। सो इफ यू आर आस्किंग मी कि कोई और डिसीजन आ सकता है, नहीं, सीसी ही है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल ठीक है। आप सीसी बैठते हैं, सीसी में बात करते हैं और सीसी का फैसला It takes precedence over everything. अच्छा शाज़िया मरी साहिबा, अभी ऑब्वियसली ये बयानात के बाद या पीपल्स पार्टी के इलेक्शंस के मुतालबे के बाद से आपने देखा होगा कि PMLN की तरफ से भी क्रिटिसिज्म बढ़ गया है। मौलाना साहब भी जो हैं वो हर दूसरे रोज़ आप लोगों के हवाले से इसी किस्म का बयान भी दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्योंकि PMLN कहती है कि जी आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। मीडिया पे आके ऑन रिकॉर्ड मेरे शोज़ के अंदर कई लोगों ने कहा है कि जी CCI में बिल्कुल अलग बात हुई थी और पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉलिटिकल गिमिक के तौर पर इसको रख रही है, हालांकि उनको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि इलेक्शन में डिले होना ही होना था। देखिए, जो मेरी मालूमात है वो मुझे 2 ऑनरेबल अरकान जो कि CCI मेंबर्स हैं उनसे मिली है। ठीक। मैं ये कैसे मान लूं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट या अपनी कोई और अपना एजेंडा उनके सामने होगा उसे पूरा नहीं कर रही है। मैं तो बड़ी क्लियर बात कर रही हूँ आपसे कि देखिए CCI की मीटिंग में सेंसस 1 पॉइंट एजेंडा था। सेंसस के ऊपर हमारा भी ये एतराज और कंसर्न थी कि क्या ये सेंसस, पहले तो हमारे लिए सेंसस जो थे वो ऑब्जेक्शनेबल थे, लेकिन अगर हम इन सेंसस को मान भी लेते हैं तो क्या ये एक मूव होगा इलेक्शन को छेड़ने का? तो सारे देखिए हम नहीं कहते कि हम कोई ऐसे कुछ छोटे बच्चे तो नहीं जाके बैठ गए थे जिन्होंने आइन भी नहीं पढ़ा था, जिन्होंने कानून भी नहीं पढ़ा था और अब ये हमें आके बताएंगे कि आइन क्या है और कानून क्या है। हमें पता था कि कोई ना कोई बात इस तरह की वहां पर हो सकता है कि कोई कॉन्सिक्वेंस इसका हो, और उस कॉन्सिक्वेंस को समझ कर, अंडरस्टैंड कर अपनी रेजर्वेशंस जहां तक हम दूर करवा के हो के फिर भी कोई रेजर्वेशंस मौजूद थी, ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पे खत्म हो गई थी। अच्छा। लेकिन एक अग्रीमेंट था कि वी विल एक्सेप्ट दिस एंड मूव फॉरवर्ड। तो पीपल्स पार्टी डिडंट वांट टू क्रिएट अ सीन देयर, लेकिन पीपल्स पार्टी की ये कैलकुलेशन तो क्लियर थी ना, और दीगर जमातों की थी। आई डोंट वांट टू से दिस, मतलब ये आके मेरे बिहाफ पे बात करते हैं, मेरी जमात के बिहाफ पे बात करते हैं, इनको किसी ने राइट नहीं दिया कि मेरी जमात के बिहाफ पे बात करें। लेकिन मैं भी ये कह सकती हूँ कि जी पता तो इनको भी था कि कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर इन्होंने क्यों उस वक्त नहीं शोर डाला अगर इनको पता था कि इलेक्शंस ये होते हुए नहीं देख रहे? इन्होंने तो because the calculations were clear. But I think PMLN is quite okay with that because उनको लगता है कि वो जो इकोनॉमिक सिचुएशन बन गई है, थोड़ा टाइम जैसे जैसे ज़्यादा गुजर जाएगा आवाम भूल जाएगी और इलेक्शंस में उनको फ़ायदा होगा। No, I can't speak on behalf of PMLN. Although PMLN के कुछ लोग
inappropriate statements दे रहे हैं, लेकिन I will still say that maybe that's not the party line. Maybe these people are more loyal to the king than the king himself. So I don't want to comment on that, but they need to look into the statements. I mean, आके मुझे आप कराची का लेक्चर दे रहे हैं एक उनका रिप्रेजेंटेटिव, फिर मैं भी कह सकती हूँ कि मुझे आप उसी आदमी से मैं पूछ सकती हूँ, आप मुझे बताएं आपने कौन से यहाँ पर कारनामे किए हैं कराची में जब आप हुकूमत में थे. सो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिबेट. कराची में पिछले 15 सालों में पीपल्स पार्टी गो के हम ये नहीं कहते, कुछ लोग कहते थे कि ना 80% कराची को हम ओन करते हैं. वो उन्होंने क्या किया कराची के अंदर? कराची को ओन करने की जरूरत है. अगर आज पीपल्स पार्टी ने कराची में जो खिदमत की है, ठीक है हमारी 7-8 सीटें कराची से निकली हैं, लेकिन वो 1 सीट वाला 2 सीट वाला कहता है जी मेरा हक है कराची पर. बिल्कुल सही, सबका हक है कराची पर. ठीक है. कराची. अच्छा, जो अभी तक बयानात आए हैं इलेक्शंस को लेके, जैसे बिलावल साहब ने कहा कि अगर 90 दिन में नहीं तो 120 दिन में हो जाएंगे, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त चाहती है कि एक वाजे हतमी जो है तारीख का ऐलान हो जाए, एक डेट तो सामने आ जाए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सड़कों पर आने को तैयार है. सादिया देखिए, पीपल्स पार्टी इज नॉट, ये कोई समझे कि पीपल्स पार्टी को जिद लगा के बैठी. पीपल्स पार्टी सिर्फ आइन को कोट करती है. पीपल्स पार्टी ने अपनी बात नहीं की है, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी की तरफ से इतनी मैं समझती हूँ रीजनेबल एटीट्यूड है कि जी आप 90 रोज में नहीं करा सकते. ठीक है, हम तो भी होगी. ठीक है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समझता है कि उसको डिलिमिटेशन जरूरी है, हम कोशिश ये करें उनको कन्विंस करें कि जी इस केस में जरूरी नहीं है. ठीक है, लॉ कहता है, आइन में आपके पास प्रोविजन है to go ahead with the new delimitation. But even if you don't want to and you want to abide by the law, please hurry up. You know, आप 90 रोज में नहीं कर सकते, आप 100 दिन में करा दें, आप 120 दिन में करा दें, but please hurry up and announce a date. But if we go on reminding you that this is your responsibility, please don't hold this against us. Nobody should hold this against the Pakistan People's Party. जहां तक आपने बात की है, मैं एक बार फिर कहूंगी, इलेक्शन करा दें, लेवल प्लेइंग फील्ड दें, फिर आप हमसे उम्मीद रखें हम इलेक्शन रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे. विदाउट लेवल प्लेइंग फील्ड, हमें दीवार से लगाकर, हमें हमारे लोगों को टारगेट कर और औरत हो या मर्द हो, देखिए मैं तो औरत हूं ना, मैं समझती हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल मेन, आई एम स्ट्रॉन्गर and I did not take the false accusations against me. मैंने न्यूज़ को फेक कहा, मैंने उस कैंपेन को मुंह तोड़ जवाब. ठीक, बिल्कुल सही. हाँ. Saying this कि don't target us just because हम एक जायज बात कर रहे हैं. आप हमारी परफॉर्मेंस पे बात करें, हमारी कारकर्दगी, मेरी कारकर्दगी पे बात करें. मैंने अपने हल्के में जो खिदमत की है लोगों की, अगर आपको लगा ठीक है नहीं है तो उस पर बात करें, but do not target us just because we are saying the right thing. Right. Thank you very much, शाज़िया मरी साहिबा, बहुत शुक्रिया. We'll take a break. Stay tuned. वेलकम बैक. गुज़श्ता 1 साल से पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल अबतरी का शिकार है. पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम पर आगे बढ़ने के बजाय दिवालियापन के करीब होता हुआ दिखाई दे रहा है. डॉलर हमारे काबू से बाहर हो चुका है और हमारे अपने अखराजात पर कोई कंट्रोल नहीं है. बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बाद आम आदमी की जिंदगी अजीरन हो चुकी है. तसव्वुर किया जाता था कि IMF के साथ डील फाइनल होने के बाद पाकिस्तानी अवाम को सुख का चैन मिलेगा, मगर ऐसा कुछ न हो सका. दूसरी जाने पाकिस्तान से डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग से रुपया मजीद गैर मुस्तहकम हुआ. अलबत्ता गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इनिशिएटिव के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से डॉलर और दीगर अजनास की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद डॉलर की परवाज को ब्रेकें लगी. मगर सबसे अहम सवाल, क्या स्मगलिंग के खिलाफ मौजूदा कार्रवाइयों के दूररस असरात भी सामने आ सकेंगे? दूसरी जानिब गुज़श्ता 15 साल से पाकिस्तान किसी न किसी तरह IMF के प्रोग्राम्स के साथ जुड़ा हुआ है, मगर हमारी साबिका हुकूमतें किसी भी तरह की मुस्बत रिफॉर्म्स करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहीं. ना तो हम टैक्स नेट में इजाफा कर सके, ना ही नुकसान में रहने वाले इदारों की निजकारी कर सके, और ना ही बिजली और गैस के लाइन लॉसेस को कंट्रोल कर सके. दूसरी जानिब रियासत पाकिस्तान कौमी इदारों को भी चलाने में नाकाम नजर आती है.
3 दिन पहले की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी एयरलाइन PIA के लिए भी अपने लिए ऑपरेशंस जारी रखना मुश्किल हो चुका है। 20 अरब रुपए के बिल्स की अदम अदायगी के बायस PIA की 30 से ज्यादा अंदरूनी मुल्क की फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। दूसरी जानिब गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान आज भी हम अपना टैक्स नेट बढ़ा नहीं सके। FBR के फराहम करदा रिकॉर्ड के मुताबिक सैलरीड क्लास एक्सपोर्टर्स और ट्रेडर्स की निस्बत 200% ज़्यादा टैक्स अदा कर रही है। गुज़श्ता माली साल में तनख्वाहदार तबके की तरफ से 264 अरब रुपए की टैक्स की अदायगी की गई, जो कि ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स की निस्बत 200% ज़्यादा है। मौजूदा मौशी सूरत हाल में जब तक हम कोई लॉन्ग टर्म प्लान ना बना सके, हमारी मईशत बेहतरी की तरफ गामजन नहीं हो सकेगी। हमें देखना होगा कि कैसे हम अपना टैक्स नेट बढ़ाएं और साथ साथ तमाम नुकसान में रहने वाले इदारों की निजकारी का अमल भी शुरू कर सकें। प्रोग्राम के इस हिस्से में इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शामिल हैं मौशी माहिरीन आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब और नासिर अली शाह बुखारी साहब। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर सुलहरी साहब, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू। पहले तो बताइएगा कि जो अभी रिसेंट क्रैकडाउन हमने देखा है, स्मगलर्स के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं, चाहे वो चीनी के स्मगलर्स हैं, डॉलर के हैं, खाद के हैं, ऑयल के हैं, इसके टेम्प्रेरी गेंस तो हमेशा ही हमें नज़र आते हैं जब भी ऐसी कोई कार्रवाइयाँ होती हैं। बट आपको लगता है कि ये इसका जो भी फ़ायदा है, जो गेंस हैं, वो लॉन्ग टर्म भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं? कि जो रिसेंट क्रैकडाउन के नतीजे में डॉलर की कीमत का थोड़ा नीचे आना, चीनी की कीमत जो है वो थोड़ा नीचे आना, ये एक ही चीज़ की तरफ इशारा करती है, और वो ये है कि पाकिस्तान की जो मुआशी चैलेंजेस हैं उनका सभी को इल्म है और उसके सलूशन का भी सभी को पता है। जब वो सलूशन जो है उनकी तरफ काम शुरू हो जाता है तो हमें उसमें कुछ जो है बेहतरी वो आती नज़र आती है। जब काम रुक जाता है तो चीज़ें दोबारा पुरानी डगर पे चल पड़ती हैं। अब अगर हम रिसेंट कार्रवाइयों को देखें तो ना सिर्फ ये कि चीनी और ये डॉलर इनके रेट्स जो है ये थोड़े से काबू में आते लगे, बल्कि पिछले 6 दिनों में 10.9 मिलियन यूनिट बिजली की चोरी जो है वो डिटेक्ट हुई है। हमें ये भी पता चला है कि ईरान से कितनी भारी मालियत का जो आयल है वो स्मगल होकर पाकिस्तान आता है, पेट्रोल और डीजल, और जाहिर है कि उसकी पेमेंट जो है वो डॉलर्स में होती है। वहाँ पे भी आपका डॉलर जो है वो जा रहा होता है। हमें ये भी पता चला कि अफगानिस्तान जो है वहाँ पे कितना डॉलर जो है स्मगल होकर जाता है। और एक और चीज़ जो कि जिसकी तरफ पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत है, STP उस पर काम कर रही है, वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का मिसयूज़ है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो है अरबों रुपए का लॉस जो है पाकिस्तान के एक्सचेकर को उसकी वजह से हो रहा है। और अगर आप देखें कि वो तमाम चीज़ें जो कि अफ़गानिस्तान के लिए ड्यूटी फ्री दरामद होती हैं वाया पाकिस्तान, वो उनकी मेजॉरिटी पाकिस्तान में कंज्यूम हो रही होती है। तो ये वो इश्यूज़ हैं जो कि जो आपने बात की करंट ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन इज़ जस्ट लाइक अ सर्जरी कि आप हॉस्पिटल में जाके सर्जरी करवाते हैं और उसके बाद उसका फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले वो फिजियोथेरेपी हो, वो मेडिसिन हो, वो फॉलोअप चेकअप्स हो। तो सिर्फ ऑपरेशन जो है बड़ी खुशाइंद बात है कि वो हो गया और चीज़ें जो है वो थोड़ी सी काबू में आ गई, लेकिन अब जो उसका फॉलोअप है और फॉलोअप रिफॉर्म्स है, इन सारी चीज़ों में हमें मालूम है कि सिस्टम में कहाँ कहाँ खराबियाँ हैं और कहाँ पे हम दुरुस्त करेंगे तो हम थोड़ा सा इसमें परमानेंसी जो है वो ला सकेंगे। तो अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। आप सही कह रहे हैं कि ऑपरेशन तो चले हो गया, लेकिन उसके बाद काफ़ी टाइम तक मरीज़ को फिर दवाइयों पे रखा जाता है। ये नहीं होता कि भाई आपने ऑपरेशन कर दिया और उसके बाद आप फ़ौरन ही उसको कह दें कि जी आपकी रिकवरी पूरी हो गई है, 100% हो गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो फॉलोअप्स होते नहीं हैं। माजी में भी इस किस्म की बहुत सारी कार्रवाइयाँ हमने देखी हैं। बट नासिर बुखारी साहब, मूविंग ऑन, यही इसी से रिलेटेड चीज़ के देखें, जैसे अभी डॉक्टर सुलहरी भी बता रहे थे कि जी वो बिजली की चोरी का आपको पता चला, ये पता चला, ये वो बहुत सारे छोटे छोटे लूप होल्स हैं आपके सिस्टम के अंदर जिनकी निशानदेही बहुत पहले से कर दी गई थी। यानी ये सबको पता था, जितनी भी हुकूमतें आई उनको भी पता था कि जनाब हाँ हमारे यहाँ लाइन लॉसेस भी हैं, बिजली चोरी भी है और पता नहीं क्या क्या बुराइयाँ हैं। ये स्मगलिंग का भी सबको पता था, माजी की हुकूमत को भी पता था। लेकिन आज तक हुई क्यों नहीं फिर इस पर कोई बाकायदा कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हुई? क्यों कोई मंतकी अंजाम तक ऐसे लोगों को नहीं पहुंचाया जा सका जो ऐसी तमाम चीज़ों में मुलव्विस रहे हैं? आपके इंट्रो में और उसके बाद आपके सवाल में मैं समझता हूं कि अगर आप मुख्तसरन उसका जवाब लेना चाहें
पहला फेल्योर हमारा जो है वो गवर्नेंस का है, और उससे जुड़ी हुई चीज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, और उसके बाद आखिरी चीज़ जो है वो रिफॉर्म्स का ना होना या रुक जाना। जो इनिशिएटिव हमारे यहाँ रिफॉर्म के 90s के अंदर शुरू हुए थे और किसी हद तक वो 2000 में भी अवाइल में जारी थे, वो पिछले 15 साल से ज़्यादा अरसे से बिल्कुल मुंजमद है, जिसकी वजह से इकॉनमी एक दिन में ख़राब नहीं होती, उसको ख़राब होने में एक वक्त लगता है जी। दूसरी जो बुनियादी हमारे सिस्टम के अंदर एक इशू है, वो जो अफ़गान हमारे पास मेहमान बन के आए थे, उसमें सिर्फ 10 लाख के करीब जो है रजिस्टर्ड है और बाकी 30 लाख जो है वो नॉन रजिस्टर्ड है। सुलैरी साहब ने ट्रेड की तो बात की है, लेकिन ट्रेड से ज़्यादा जो आपकी डोमेस्टिक यानी जो मार्केट है, जो रिटेल की मार्केट है, जहाँ वो बैठे हुए हैं, जो कपड़े की स्मगलिंग का सिलसिला है, और यानी जगह जगह उनके ढाबे हैं, और वो ना यहाँ टैक्स देते हैं, ना यहाँ पर वो कोई बैंकिंग के ज़रिए काम करते हैं, वो कैश का कारोबार करते हैं। और उससे बढ़कर अब ये है कि हुकूमत की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से जो मनी चेंजर्स के लोगों को लाइसेंस इशू किए जाते हैं और उनके ज़रिए ट्रेड की जाती है, वो उस हवाला हुंडी का अशर भी नहीं है जो ये हमारे मेहमानों के हाथ में है। ठीक। और उसका आप अंदाज़ा ये कर लीजिए कि सारे पाकिस्तान में शहर शहर जो है वो वहाँ जो नॉर्थ से लेकर भिटशा तक, जो कराची के साथ आइलैंड है, वहाँ तक जो है इनके एक ऐसा सिस्टम हुंडी हवाले का कायम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो अब उसको बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। और इसका जो नतीजा है वो उससे हमारे यहाँ पूरी ट्रेड जो है वो डिस्टॉर्ट हो गई है। और ये वो जो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हमारे वक्त पर नहीं लिए गए, उसकी वजह से ये फलता फूलता बढ़ता रहा, और ये ज़ख़म जो है ये इसको कोई मरहम जो है वो लगाई ना जा सके। लिहाजा अब भी वक्त है कि हम इसको एक चैलेंज समझते हुए हमारा जो रिटेल सिस्टम है उसको हम पूरी तरह से जो है एक टैक्स नेट में लेके आए। बिल्कुल ठीक है। आपने जो फिगर्स दी जी टैक्स कलेक्शन की, उसमें उनका हिस्सा जो है वो तो बिल्कुल अशर भी नहीं है, जो पूरा आपका रिटेल सिस्टम है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये टैक्स नेट को क्यों नहीं बढ़ा सके डॉक्टर सुलैरी साहब, अगर मैं आपसे पूछ सकूं? देखिए बहुत सारे हम हर दौर में बात करते हैं कि जी अब हमें मौशी इस्लाहात की ज़रूरत है, अब रिफॉर्म्स होनी चाहिए, जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ये तब तक इकॉनमी आपकी नहीं संभलेगी। ये हर हुकूमत में, हर वज़ीर ख़ारजा में, हर इकोनॉमिक जो टीम बनी है उसके हर मेंबर ने बात की है, बट वजह क्या है, क्यों नहीं हो सकी है? एंड सेकेंडली हर चीज़ के IMF पे उठा के डाल देना, क्या ये दुरुस्त बात है? IMF तो नहीं आपको रोकता कि जी आपके जो सिस्टम में लूप होल्स हैं, जहाँ जो बुराइयां हैं आप उनको कंट्रोल ना करें। IMF ने तो नहीं कहा आप बिजली चोरी ना रोकें या लाइन लॉसेस ना रोकें या दीगर चीज़ें ना करें। जी देखिए, IMF के साथ तो पाकिस्तान खुद एक प्लान लेके जाता है और कमिटमेंट करता है। IMF आपको उस तरह से डिक्टेशन नहीं देता। तो ये पहली बात तो ये है कि एक मिथ है कि शायद IMF जो है वो आके हमें को डिक्टेट करता है। हम खुद उससे कर्जा मांगने जाते हैं और फिर उस कर्जे की जो अदायगी है उसके लिए IMF पूछता है कि रकम कहाँ से आएगी। तो हम खुद एक प्लान बना के देते हैं कि जी यहाँ से हम बचत करेंगे, यहाँ से हम नए टैक्स लगाएंगे और अपने अखराजात को कम करते हुए जो कर्जा है ये वापस कर सकेंगे। जो FPR का जहाँ तक मामला है, तो कल एक बड़ी तफसीली मीटिंग हुई डॉक्टर शमशाद साहबा ने FPR में ली। कई घंटों पर मुश्तमिल वो मीटिंग थी मेरी इतलात के मुताबिक, और उसकी प्रेस रिलीज नहीं आई, लेकिन उसमें जो इनसाइडर्स बताते हैं कि वो जो 5 चीज़ें फोकस किया गया, जो कि सबको मालूम है, यहाँ से इस वक्त टैक्स एवेजन जो है वो हो रही है। उसमें जो 2-3 नुमाया हैं, एक हमने पिछले कई हुकूमतों से सुनते चले आ रहे हैं, ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म हम लेके आएंगे, सिगरेट पे लेके आएंगे, फर्टिलाइजर पे लेके आएंगे, शुगर पे लेके आएंगे, और हम बेवरेजेस पे, और हमने देखा कि उसमें किसी पे भी वो उस तरीके से कामयाबी नहीं हुई। इसी तरह से जो हमारे विदहोल्डिंग जो एजेंट्स हैं जो कि विदहोल्डिंग टैक्स काटते हैं,
उनकी तरफ से जो पेमेंट है, अदायगियाँ, वो IMF वो FPR को उस तरीके से रिकवर नहीं कर पाती। अगर आपको याद हो तो जो 2008 वाली पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उस वक्त कुछ लिस्टें बनी थी मिलियंस ऑफ पीपल जिनका रहन सहन जो है वो उनके टैक्स से मुताबिकत नहीं रखता था। अब पिछले 15 सालों में आपका जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि आज तो आप मेरे CNIC और मेरे जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स और FPR का रिकॉर्ड, आप मेरी एक एक मिनट की मूवमेंट जो है वो उसको ट्रेस भी कर सकते हैं, आप रिलेट भी कर सकते हैं कि मैं टैक्स दे रहा हूँ, कितना दे रहा हूँ, मेरा ट्रैवल हिस्ट्री और रहन सहन मेरा क्या है। लेकिन अगर वो चीज़ें नहीं हो पा रही तो जाहिर है कि उसमें हमारी कैपेसिटी इश्यूज भी आते हैं, उसमें कनाइवेंस भी आती है वेस्टेड इंटरेस्ट की, और उसमें आपके वो सेक्टर्स भी आते हैं जो कि साल से टैक्स नेट से बाहर हैं। यानी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ज़राअत पे टैक्स नहीं बल्कि ज़राई इनकम पे टैक्स की बात कर रहे हैं। हर वो जिसकी इनकम जो है ख़ास हद से ऊपर है उसको उस पर टैक्स देना चाहिए। अगर हम रिटेलर्स की बात करते हैं तो हर वो रिटेलर, और आपने देखा कि लास्ट टाइम जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने उन पे एक मिनिमम टैक्स लगाने की कोशिश की तो एक पॉलिटिकल ट्वीट आया और फौरन उसको वापस ले लिया गया। एग्जैक्टली ये हर दौर में वैसे होता रहा है। ये अभी जिस तरह केयर टेकर गवर्नमेंट के बारे में बुखारी साहब कहा जाता है कि जनाब इनके पास तो मैंडेट नहीं है, ये तो मुख्तसर वक्त के लिए आते हैं, लेकिन इसका दूसरा फ्लिप साइड इसकी ये भी है कि जनाब उनके कोई पॉलिटिकल स्टेक्स इन्वॉल्व नहीं है, तो शायद जो डिसीजन ये ले सकते हैं वो और कोई पॉलिटिकल पार्टी दावे वादों के बावजूद नहीं कर पाएगी। सो आप क्या सजेस्ट करते हैं अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इकदाम होने चाहिए इस केयर टेकर गवर्नमेंट में जो कि फिर लॉन्ग टर्म चलें, इसके आने वाली बात जो मुंतखब हुकूमत है वो भी उनको लेकर चले? जी, आपने अभी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की थी। ये किस लिए होती हैं? इसलिए कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके, ईज़ ऑफ कलेक्टिंग ऑफ टैक्सेस हो सके, ईज़ ऑफ ओवरऑल जो एक आपका गवर्नेंस है वो हो सके। और इसी वजह से आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि आप अपने लिए हर चीज़ को आसानी कर दें। पुलिसिंग से जो है ये चीज़ें ठीक नहीं होती कि आपने FBR ने जो है वो अपने पास जाके इस नौयत के छापे मारने शुरू कर दिए या ये कि उनमें जो है सख्तियाँ करनी शुरू कर दी। ये बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म मीन तो है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में पूरा अपना एक जो टैक्स निज़ाम है उसमें अपने बिजनेस कम्युनिटी के साथ और अपने दूसरे लोगों के साथ जो कि टैक्स देने की उनकी काबिलियत है उन पर भी भरोसा करना होगा और उनको इंसेंटिवाइज करना होगा कि वो लोग टैक्स दें। अब आप ये देखें कि बिजली के बिलों में आपके पास जो टैक्सेस हैं इस वक्त करीबन 25% टैक्सेस लगाए जाते हैं और ये कोई छोटी फिगर नहीं है और ये सब लोग देते हैं। अगर पाकिस्तान को हम ये एक फैसला कर लें कि हम एक इंडस्ट्रियल मुल्क हैं या हम एक एग्रीकल्चरल मुल्क हैं, कभी हम इंडस्ट्रियल बन जाते हैं, कभी हम एग्रीकल्चरल बन जाते हैं, लेकिन दुनिया में हर मुल्क जो है वो अपनी स्ट्रेंथ की बेसिस पर पहचाना जाता है और वही उसके लिए जो है कर पा रहे हैं। Unfortunately, I have run out of time. I have to wind up. आपसे अर्ज करूं कि नासिर अली शाह बुखाब और डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब, thank you very much for joining us. We'll take a break here. Stay tuned. एक तरफ सऊदी अरब ईरान ताल्लुकात बहाली के बाद अमरीका मिडिल ईस्ट में अपने असर रसूख में कमी होती हुई देख रहा है। दूसरी तरफ अमरीका ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात की बेहतरी के लिए भी कोशा है। गुज़श्ता 2 साल से ईरान और अमरीका के दरमियान कैदियों के तबादले के लिए मुज़ाकरात का अमल जारी था, जिसके बाद गुज़श्ता माह दोनों ममालिक के माबैन मुआहिदा तय पा चुका है। कैदियों के तबादले के साथ ईरान को मुंजमद अरबों डॉलर भी मिल सकते हैं। दोनों ममालिक जिनको दुनिया में एक दूसरे के शदीद मुखालिफ के तौर पर जाना जाता है, वो भी सालिसों के जरिए अपने आपसी मसाइल के हल के लिए एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। मुआहिदे के मुताबिक ईरान में कैद 5 अमरीकी कैदियों का तबादला अमरीका के ज़ेर हिरासत 5 ईरानी कैदियों के साथ किया जाएगा। कैदियों के तबादले के साथ ईरान को मुंजमद असासों तक रसाई भी दी जाएगी। कैदियों के तबादले के साथ अमरीका और ईरान के माबैन 2015 के जौहरी मुआहिदे की बहाली के लिए भी मुज़ाकरात का अमल जारी है। 2018 में ईरान और मगरबी ताकतों के दरमियान मुआहिदे को अमरीका की तरफ से एक तरफा तौर पर तोड़ दिया गया था। P5+1 मुआहिदा कौमी सलामती के 5 मुस्तकिल मेंबरान और ईरान के माबैन 2015 में अमरीकी सदर बराक ओबामा के दौरे हुकूमत में तय पाया था,
जिसे सफारती महाज पर अमेरिकी सदर बराक ओबामा की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर गर्दाना जाता था। इस मुआहदे की बदौलत ईरान पाबंद था कि जौहरी टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए काम मुकम्मल तौर पर बंद कर देगा और अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन जौहरी साइट्स का जायजा लेंगे। P5 ममालिक ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने में कामयाब हुए। दूसरी तरफ ईरान को पाबंदियों से रिलीफ मिलना था। सबके लिए मुआहदा एक विन विन की सूरत हाल था। व्हाइट हाउस में चेंज ऑफ कमांड के साथ ही P5 और ईरान के दरमियान मुआहदा खटाई में पड़ गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि डील के इब्तिदा से ही मुखालिफ थे, उन्होंने सदारती महल में कदम रखते साथ ही डील को एकतरफा तौर पर खत्म कर दिया। उनका कहना था कि ये एक बदतरीन डील है और इसे अमेरिका के लिए खौफनाक करार दिया करते थे। सदर ट्रंप का ख्याल था कि जौहरी हथियारों के खिलाफ डील बहुत कमजोर है और इसमें बैलिस्टिक मिसाइल की पाबंदियां भी शामिल होनी चाहिए। ट्रंप की व्हाइट हाउस से रवानगी के साथ ही वाशिंगटन और तेहरान के माबैन मुज़ाकरात के सिलसिले की शुरुआत हुई, जिसमें अब कैदियों के तबादले के साथ मुंजमद असासे जो कि $6 बिलियन हैं, उनकी मुंतकली और जौहरी मुआहदे पर फिर से अमल दरामद भी शामिल है। अगस्त में होने वाले मुआहदे के मुताबिक ईरान की तरफ से कैदियों को जेलों से रिहा करके हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। डील के मुताबिक ईरान के साउथ कोरिया में मुंजमद $6 बिलियन अमरीकी वेवर के बाद यूरोपियन बैंकों और फिर कतर के बैंक में मुंतकिल हो जाएंगे, जहां से फंड्स को ईरान अपने इस्तेमाल में ला सकेगा। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान एड्रियन वॉटसन के मुताबिक इस हफ्ते किसी भी फर्द को रिहा नहीं किया जाएगा। अलबत्ता हफ्ते के आगाज के बाद कैदियों का तबादला मुतवक्के है। व्हाइट हाउस को रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। व्हाइट हाउस का मौक़िफ़ है कि ईरान में कैद अमरीकियों की वापसी उनके लिए अहम है। जौहरी मुआहदे को हर पार्टी जिसने मुआहदे पर दस्तखत किए थे वो बहाल करने की हामी है और सदर बाइडन खुद नायब सदर की हैसियत से मुआहदे के हिमायती रहे हैं। सफारतकारी में कौमी मुफादात अहम गर्दाने जाते हैं। एक तरफ अमरीका, इजराइल और सऊदी अरब के माबैन सफारती ताल्लुकात उस्तवार करवा कर चीन और ईरान के असर रसूख को खित्ते में कम करना चाहता है, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ मुआहदा करके जौहरी हथियारों को ईरान की दस्तरस से बाहर रखना चाहता है। आज की तारीख में मुस्बत सफारतकारी ही कौमी सलामती की जामिन बन सकती है और हमें ये देखना होगा कि हम अपनी सफारतकारी को किस तरह बेहतर अंदाज में अपने कौमी मुफादात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।